यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी ही लाभप्रद होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के मॉक टेस्ट की, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे किस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं और यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब यहाँ से आप देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंजंक्शन वाले बन सकते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के अप्रोच को आपको समझना है, ध्यान में रखना है। यहां कहा गया सी डैश फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड। अब यहां पूरे सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो यहां देखा कि यहां पे रीच्ड है, जो कि आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है? अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने के कारण ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पास्ट का। और हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में देखते हैं कि यदि हमारा कोई रिलेटेड क्लॉज है, मतलब कोई एक से अधिक क्लॉज वाला यदि सेंटेंस हमारा है, तो वहां देखेंगे कि एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ संबंध बहुत आवश्यक है कि वो कोऑर्डिनेशन में हो। इस स्थिति में हम देखेंगे यहां बात की जा रही है पहुंचने की, और बिफोर पहुंचने से पहले कोई घटना हो चुकी थी। अर्थात हम बात करेंगे यहां पास्ट परफेक्ट की, मतलब पास्ट का कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में दूसरे एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो गया हो। उस सेंस में हम जो फर्स्ट कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट, और बाद में जो होता है पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट परफेक्ट के लिए हम जानते हैं क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात आपको ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीदर ऑफ द आंसर्स। अब देखेंगे कि नीदर का प्रयोग करते हैं हम जब आपके पास ऑप्शंस दो हो और दो में से कोई भी एक जो है ना नहीं है। उस संदर्भ में एक चीज तय है कि ये दो चीजों के लिए प्रयुक्त होता है, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि आंसर्स जो हमारा है ये प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है? लेकिन ये दोनों की एक साथ बात नहीं करता। अगर दोनों का आप एक साथ बात करें तो हम वहां क्या करते, बोथ लगाते। लेकिन आप दोनों को सेपरेटली दर्शा रहे हैं, एक एक करके दर्शा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक नहीं। अर्थात हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यह कार्य करेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लूरल है, बी प्लूरल है, डी भी प्लूरल है। अर्थात एक बार फिर देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूज दी करेक्ट सेंटेंस। मतलब क्या करना है यहां पे आपको करना है कि ये चार ऑप्शंस हैं, चार जो आपके सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें से आपको उस सेंटेंस का चयन करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्लियर है? यहां कहा गया है ही वुड रेदर डाई देन टू बेग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहां पे आप देन से जोड़ रहे हैं। क्लियर है? देन जो है यहां पे कंपैरिजन को दर्शा रहा है किस चीज से, तो यहां पे कि कहता है कि वह मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ठीक है ना? अब देखिए ये समान चीजों को जोड़ता है। अब देखेंगे यहां पे हमारा बेयर इंफिनिटिव है। जब हम बात करते हैं बेयर इंफिनिटिव की, तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है जब हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक नाउन की तरह। ठीक है ना? और इसके पहले हम क्या करते हैं, टू नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा बेयर इंफिनिटिव। और इसके ऑपोजिट होता है फुल इंफिनिटिव, जहां पे हम देखेंगे कि टू प्लस वी1 जो है कार्य करता है। ठीक है ना? टू प्लस वी1। तो यहां पे देखेंगे फुल इंफिनिटिव, यहां देख रहे हैं बेयर इंफिनिटिव। तो ये पेयर जो है ना यहां पे गलत हो जाएगा, जिस कारण से आपका ये ऑप्शन छट जाएगा। नेक्स्ट हमारा ही वुड रेदर डाई देन बेग। अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और वैसे भी हम जानते हैं वुड रेदर के बाद हम, ठीक है ना, रेदर हो गया, वुड रेदर हो गया, हैड बेटर हो गया, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, या किसी मॉडल वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यहां देख रहे हैं आप क्या है, फुल इंफिनिटिव है। यहां आपका जिरंड हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश सनराइजेज इन द ईस्ट। हम सबको पता है कि जितनी भी चीजें जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अर्थात हम बात कर रहे हैं यहां पे आकाशीय पिंडों की, उनके साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ देखेंगे कि कोई भी चीज जो अपने आप में अनूठा है, मतलब उसमें यूनिकनेस है, उस संदर्भ में भी हम क्या करते हैं, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द एरर। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल त्रुटि है। तो सबसे पहले आपको मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस एज वेल एज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर। सेंटेंस हमारा है He is working here for 10 years। यहां कहा गया कि वह 10 वर्षों से कार्य कर रहा है इस जगह पे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं सिर्फ यह जानकारी देने के लिए कि कोई एक्शन जारी है। यहां पे ये तो बताया जा रहा है कि एक्शन जारी है, लेकिन साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 10 वर्षों से जारी है। और जब आप यह दर्शाते हैं कि कोई काम कितने समय से चल रहा है, कब से चल रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, हैज या हैव या हैड, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म अर्थात बीन, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये होना चाहिए, अर्थात हमारा इज वर्किंग तो कतई नहीं होगा, हैज बीन वर्किंग होना चाहिए, अर्थात देखेंगे पार्ट बी में कोई त्रुटि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। आपसे बोला गया है यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि अफ्रेड जो है ना अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। और क्या लेता है, तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, किसी भी चीज से डरना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस ऑफ। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम, और आपसे पूछा गया है कि इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा। देखिए अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दे देगा और आपको बोला जाएगा कि भैया बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ टेंस हैज बीन यूज्ड। एक दूसरा पूछा जाता है कि यहां पे किस तरह के वॉइस का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे बात की जा रही है वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा एक पेसिव वॉइस, क्योंकि पेसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी मतलब बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आ गए, ठीक है ना। ये पेसिव तो है। साथ ही साथ देखेंगे वॉज क्या है हमारा, वॉज हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म पेसिव के लिए बना रहे हैं, अर्थात ये सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको यहां ढूंढना है कि सेकेंड वर्ब फॉर्म कहां प्रयुक्त हुआ है, तो दैट इज यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ही कंप्लीटेड द वर्क, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखेंगे ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हैज कंप्लीटेड अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी आपका छट गया। क्लियर है। ही वॉज कंप्लीटिंग, यहां पे देखेंगे यहां बात की जा रही कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, अर्थात आपका पहला जो ऑप्शन है ही कंप्लीटेड द वर्क, दैट इज गोइंग टू बी द फिटेस्ट आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहां पे आपसे पूछा गया है सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट इज। आपसे पूछा गया है कि वर्ड ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है ना, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पे ऑनेस्ट का मतलब होता है वन हु इज लॉयल, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्टवर्दी है, मतलब जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हो गए आपके, मतलब कोई भी व्यक्ति जो ट्रूथफुल है, उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, अर्थात इस आधार पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लेवर का प्रयोग करते हैं चालाकी के संदर्भ में। चालाक होने का मतलब कतई नहीं है कि वह ऑनेस्ट हो सकता है कि बुरे अर्थ में भी वो चालाक हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। यहां पे पूछा गया है एंशिएंट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। एंशिएंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो पास्ट से रिलेटेड है, दैट इज बायगॉन, मतलब कोई भी चीज जो बीता हुआ है, और बीता हुआ चीज ओल्ड होगा, हिस्टोरिक होगा, पास्ट होगा, ये सब इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात यहां पर जो इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा दैट इज मॉडर्न। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ब्रेक द आइस। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे सारे लोग खामोश है, सन्नाटा में है, ठीक है ना, और अचानक कोई उस चीज को स्टार्ट कर रहा है, मतलब कोई एक उसमें इनिशिएट कर रहा है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो दैट मीन्स टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा खुद की जीवनी अगर लिखी जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, मेमोयर कहते हैं या डायरी कहते हैं। देखिए डायरी तो इन जनरल हो गया, जहां पे हम अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, चाहे वो हार्श हो या फिर हमारे लिए स्वीट हो, ठीक है ना। हमारे जीवन में जो भी ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसे हम डायरी में लिखते हैं। तो ये तो हो गया इन जनरल, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने लाइफ स्टोरी के बारे में, तो लाइफ शब्द का मतलब होता है बायो। बायो का मतलब ये वर्ड रहेगा आपका, और लिखने का ग्राफी, तो बायोग्राफी तो होगा। लेकिन बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना है। बायोग्राफी क्या होता है कि किसी दूसरे के जीवनी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं वन सेल्फ की, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो अपनी जीवनी खुद लिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो शब्द का मतलब होता है स्वतः, जो खुद से होने वाला हो, ठीक है ना। अर्थात यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चूज द वर्ड दैट हैज करेक्ट स्पेलिंग। यहां पे आपसे पूछा गया है एक ऐसे वर्ड का चयन करना है जिसका स्पेलिंग सही है। गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। अब देखेंगे कि जब हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट जिसका मतलब होता है, तो उसमें हम देखते हैं गवर्न, ये हमारा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शासन करना, और इसी में जब हम मेंट लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? अर्थात इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहां पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनरस। मीनिंग ऑफ जेनरस पूछा गया है, अर्थात यहां पे हम इसे सिमिलर वर्ड के रूप में जानेंगे, या फिर आप सिनोनिम बोल दें, यही आपसे सिनोनिम, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है। क्या होता है? जेनरस का मतलब काइंड होता है, सेल्फिश होता है, क्रूअल होता है, प्राउड होता है। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, एक जैसा व्यवहार रखता हो। तो ऐसे किस में गुण होता है? तो ऐसा होता है काइंड व्यक्ति में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। आपसे पूछा गया है यहाँ पे किस तरह के आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो नो आर्टिकल, अगर किया जाएगा तो किसका किया जाएगा। सबसे पहले हम फंस जाते हैं कि यूरोपियन में देखने को मिल जाता है ई, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि एन लगा देते हैं। नहीं, इट इज नॉट द लेटर दैट डिसाइड्स वेदर ए और एन टू बी यूज्ड, इट इज द साउंड दैट डिटरमिन्स वेदर ए और एन इज यूज्ड, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, यूरोपियन भले है ई से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका साउंड क्या है? या, which is a consonant sound. That's why we have to choose option number A. It means the sentence is going to be completed as he is a European citizen. Okay? I think you got my point. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू। इम्प्रूव द सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। यहां पे आपसे बोला गया है कि सेंटेंस को इम्प्रूव करें यदि आवश्यक है तो, नहीं है तो बल नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे सर इट इज वेरी सिंपल, हम आसानी से इसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि मोर स्मार्टर नहीं होगा। जब स्मार्ट अपने आप में स्मार्टर बना सकता है कॉम्परेटिव डिग्री, तो हमें यहाँ पे मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे हम डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी खत्म। मोर स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्टर होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है रीअरेंज द पार्ट्स टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। यहां पे देखेंगे कि आपका जो PQRS में दिया गया है, और इसको क्या करना है, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक सेंटेंस बना दे। क्लियर है? रीडिंग लाइक्स ही बुक्स। सबसे पहली बात है कि ही तो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस का होता है प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव केस कहां होता है? सब्जेक्ट में होता है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे ही, ठीक है ना। अब लाइक्स हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ है अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो इसके साथ लाइक्स आ जाएगा। ही लाइक्स, और लाइक अपने साथ 2+V1 अर्थात इन्फिनेटिव भी लेता है और जीरंड भी लेता है, ये ध्यान रखना है। जब हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में आपके सामने, आपके लिए मैं एक बहुत जल्दी कोर्स लाने वाला हूं जहां पे हर चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाकर के ना तहलका मचा देंगे। ये मेरी गारंटी है। बस उसी चीज पे मैं काम कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके उस चीज को लॉन्च करूं, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और कहीं से भी आपको कोचिंग करने की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, ये मेरा वादा है।
ही लाइक्स रीडिंग, ठीक है ना, क्या, तो बुक्स। अर्थात ये जो ऑर्डर होगा हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। ही हमारा कहाँ है, आर में है, लाइक्स हमारा क्यू में है, रीडिंग हमारा पी में है, और एस जो है वो कंटेन करता है बुक्स को, अर्थात हो जाएगा आर क्यू पी एस। आर क्यू पी एस किधर दिख रहा है आपको, देखिए आर क्यू पी एस आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया ही रैन डैश दैन मी। अब यहां देखेंगे ही रैन, वह दौड़ा, किससे, कैसे दौड़ा, तो मेरे से ज्यादा दौड़ा, क्या दौड़ा, तेज दौड़ा। फास्ट मतलब क्या है, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि फास्ट जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो रैन को। रैन हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब होता है, क्लियर है। और यहां बात की जा रही कंपैरिजन की। कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखेंगे हम कि यहां पे आप देखेंगे कि मी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या आई डिड ये भी लिख सकते हैं। तो मॉडर्न डेज में इन चीजों को एक्सेप्ट किया गया, बट यू शुड नो द फैक्ट कि ये कहां पे क्या करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिटन इंग्लिश की, तो वहां पे हमें प्रेफरेबली इस चीज को तवज्जो देने की आवश्यकता होती है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बीच होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बीच होना चाहिए, पॉजिटिव केस का यदि है तो पॉजिटिव केस में उसे हम कंपेयर करें, इसलिए। अर्थात यहां पे अगर ग्रामेटिकली सुधार के लिए अगर आप जाएं तो आई का प्रयोग कर दें, आई सॉरी आई डिड हो जाएगा हमारा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है ईदर यू और ही दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट जो है ना जुड़ा हुआ हो कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो हमारा वर्ब जो है ना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। और यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ना हम आर या ना वर ना हैव का प्रयोग करते हैं, इज का करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, जहां पे आपसे ये उम्मीद होती है कि आप इस पैसेज को पढ़ें और आप इसमें क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उसके आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी तक के स्रोतों के आधार पर हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है ना। दे गिव अस ऑक्सीजन, provide shade and help keep the air clean. Trees also prevent soil erosion and support wildlife. Sadly, many trees are cut down every year for building and roads. If we plant more trees and protect existing ones, we can make our environment healthier and safer for future generations. यहाँ पे हमने देखा कि बात की जा रही है ट्रीज के ऊपर, हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन की, हम बात कर रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज की, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधों को हमें बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है, उसके साथ साथ ये हमें छांव भी देता है, ठीक है, और ये हमारे एयर को क्लीन रखने में मदद करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करने में ये काफी सहायक सिद्ध होता है। और हम बात कर दें यदि वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ क्या है, जो जंगली जानवर है उनके रहने के लिए तो यही एकमात्र जगह है जहां पे वो फ्रीली रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अधिकांश पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। किस उद्देश्य से, तो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इनके एक्सपेंशन के लिए हम क्या करें, ट्रीज को काट रहे हैं। अब कहते हैं यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट करें, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको आप हेल्दी रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस, क्लियर है। और साथ ही साथ यहां बात की जा रही है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, मतलब जो हमारे हैं, जो पेड़ हैं, उन्हें भी हमें रक्षा करने की आवश्यकता है, क्लियर है। अब इनको पॉइंटर्स में आप देखेंगे जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हैं। यहां पूछा गया व्हाट डू ट्रीज गिव अस, इसका तो सिंपल सा आंसर है वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन इन दिस पैसेज, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाई आर ट्रीज बीइंग कट, क्यों ट्रीज को काटा जा रहा है, बिकॉज फॉर दी
बिल्डिंग्स एंड रोड्स, अर्थात आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रीज हेल्प इन कीपिंग द एयर। अब देखिए हमने पढ़ा था इन द सेकेंड लाइन, क्या पढ़ा था कि ये हमें मदद करता है एयर को क्लीन रखने में। दैट्स व्हाई योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट शुड वी डू टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को हमें सेव करने के लिए, इसे बचाने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कट मोर ट्रीज, नो, ये तो इसका जो पैसेज में जो बातें कही गई हैं उसके ऑपोजिट है। इग्नोर नेचर, नहीं, नेचर को इग्नोर यदि करेंगे तो हमें इग्नोर कर दिया जाएगा। अर्थात वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम, मींस एग्जिस्टिंग वंस को हमें प्रोटेक्ट करने की भी आवश्यकता है। प्लांटेशन इज नॉट सॉल्यूशन, जब तक हम उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो प्लांटेशन कितना भी कर लें आप, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट है पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इस पैसेज में मूलतः किस चीज की चर्चा की गई है। यहां पे एयर पॉल्यूशन की बात की जा रही है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज की बात की जा रही है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ हंटिंग की बात की जा रही है। आप मोर और लेस देखेंगे तो यहां पे एयर पॉल्यूशन की भी बात की जा रही है, जहां पे आपसे बताया गया एयर को क्लीन करता है। लेकिन यदि हम बात करें इसके थीम की तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन दिस पैसेज। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि इसका एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। सी सेड आई विल हेल्प यू, यहां पे देखेंगे सेड है, अर्थात हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे बैक शिफ्टिंग होगा। विल को हम उड में बदल देंगे तो देखेंगे यहां उड है, यहां पे विल है, खत्म हो गया, यहां पे उड है, यहां पे उड है। अब एक चीज देखेंगे कि यहां पे यू है क्या, जिससे कहा जा रहा है, मतलब यहां अंडरस्टूड है कि मुझसे कहा जा रहा है। अर्थात यहां पे आप करेंगे सी सेड टू मी, दिमाग में ये लेके चलना है कि ये होगा हमारा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग क्लॉज में। अर्थात देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे आई विल हेल्प यू, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात दैट का प्रयोग हो जाएगा। सी सेड दैट, यहां देख रहे हैं दैट है, यहां पे दैट नहीं है, यहां पे भी दैट का अभाव है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी और डी छट गया, बच गया ए और सी। देखते हैं क्या होगा। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी क्यों हो गया, यहां पे ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां पे आपको इंप्लाइड है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा। सी सेड दैट आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जिसके कारण से देखेंगे कि यहां पे सी होना चाहिए और ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहां कहा गया ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे एक क्लॉज है, यहां पे एक क्लॉज है, और इन दो क्लॉजेस को आपको कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ना है। अब देखेंगे यहां पे बात की जा रही है कि यहां पे कोई व्यक्ति थका हुआ था, और यहां बात की जा रही है कि वह काम करना जारी रखा। अर्थात यहां पे देखेंगे अगर बिकॉज का प्रयोग करेंगे तो यहां पे ये होता ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, मीन्स ये दिखाते आप कि भाई ये कारण है जिस कारण से वो ये यहां पे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहां पे रिजल्ट और इफेक्ट की बात नहीं है, कॉज और रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका छट जाएगा। वही हम बात करें बट की, तो बट जो है ना, दो हमारे एडवर्स चीजों के बारे में बात करता है। दो जो हमारे जो क्लॉजेस हैं उन दोनों के बीच में यदि हम देख रहे हैं कि विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, उस सेंस में हम बट का प्रयोग करते हैं। और यहां कॉन्ट्राडिक्शन है कैसे, वह थका हुआ था फिर भी वह क्या काम करना जारी रखा। अर्थात कोई व्यक्ति थका हुआ है तो काम को करना बंद करेगा, लेकिन यहां पे थके होने के बाद भी वह कार्य को जारी रख रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द फिटेस्ट वन। क्लियर है। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा, और ऐसा है तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।